प्रिय भैया बहनों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम लोग ठीक ही हैं और काम पढ़ाई का चल रहा है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि भारत में राष्ट्रवाद पाठ से 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं और आज तीसरी वीडियो है जिसका नाम है, जिसको मैं शुरू करूंगा, सबने अवज्ञा की ओर। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला ले लिया। जैसे कि मैं बता ही चुका हूँ, तो उनको जब लगता था कि कोई आंदोलन हिंसक होता जा रहा है तो वो उनका कहना था कि सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। तो सबने अवज्ञा आंदोलन की ओर, इसका मतलब है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी तक की यात्रा शुरू की। डांडी जी यात्रा शुरू की और ये यात्रा जो थी 240 किलोमीटर की थी। कितने की थी? 240 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर महात्मा गांधी और उनके जो वॉलेंटियर थे वो रोजाना चलते थे। जब रोजाना चलते थे तो उन्होंने 10 किलोमीटर के बाद वे रुक जाते थे और वहाँ कोई न कोई बैठक होती थी और बैठक पहले से ही उनका इंतजाम यानी व्यवस्था रहती थी। पुरुष तो बहुत कम आते थे गांधी जी की बातें सुनने, क्योंकि लोग अपने कामों पे निकल जाते होंगे, मगर महिलाएं बहुत उनकी बातें सुनने को आती हैं। तो डांडी नामक स्थान पर महात्मा गांधी ने पहुंचकर समुद्र के जल को इकट्ठा किया और नमक को वहां से हाथ में उठाया। उसके बाद क्या हुआ, पूरे देश में नमक का जो कानून था उसे लोगों ने तोड़ दिया, क्योंकि नमक जो था वो हर व्यक्ति की, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति की आवश्यकता थी। और जैसे कि हमें मालूम है कि सबने अवज्ञा आंदोलन में लोगों की जो सहमति थी वो बहुत ज़्यादा थी। इस आंदोलन के कारण वही काम फिर शुरू हुए। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों पर पिकेटिंग होने लगी और विदेशी वस्तुओं की जो भी वस्तुएं होती, विदेशी सामान की जो भी दुकानें होती थी, उनके आगे पिकेटिंग शुरू हो गई थी। कुछ न कुछ लोग खड़े रहते थे और खड़े रहने से वो लोगों को समझाते थे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। इस आंदोलन में जो अब पाकिस्तान देश बन गया है, उस देश के जो निवासी थे, एक थे सज्जन जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। वो सीमांत गांधी के नाम से अब जाने जाते हैं। महात्मा गांधी की तरह वह भी अपने यहाँ उस क्षेत्र में बहुत काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग पुलिस की गोलियों के शिकार बने। महीने भर बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन के प्रति पुलिस चौकियों, नगर भवनों, अदालतों, रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भारतीय भयभीत सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों, बच्चों को मारा पीटा गया। लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार हुए। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त की। पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। इसके बदले में सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई।
दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। वहां वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं, प्रदर्शनों, बहिष्कारों पर रोक लगा दी गई थी। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया, लेकिन 1934 आते आते यह मंद पड़ गया। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया? देखिए, सिविल नाफरमानी यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन में शामिल विभिन्न समूहों के लोगों ने जो भी हिस्सा लिया था, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे? तो स्वराज के मायने से मतलब था देश में बनने वाली वस्तुओं का प्रयोग किया जाए। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पट्टीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से परेशान थे। कहने का मतलब ये है कि किसानों से जबरन खेती अंग्रेज उस चीज़ की कराते थे जिसकी उन्हें मांग होती थी। यानी कि जैसे कि वो नील की खेती कराते थे, तो नील की खेती, नील जो भी पैदा होगा उसे अंग्रेज खरीदेंगे और किसानों के लिए जो खाद्य फसलें हैं, दलहन हैं, वो नहीं उगाने देते थे और उन्हें खुद ही खरीदते थे। तो जिससे लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी और लोग परेशान थे। भारत के लोगों को बहुत बुरी तरह से परेशान किया जा रहा था। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सबने अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे तो मजदूर कांग्रेस से छिटकने लगे। देखिए, जैसे कि कांग्रेस पहले तो उद्योगपतियों को अपने साथ जोड़ रही थी, तो वो जोड़ इसलिए रही थी कि उद्योगपतियों से उनके लिए चंदा मिलेगा। लेकिन मजदूर ये समझ रहे थे कि अगर कांग्रेस उद्योगपतियों से जोड़ेगी तो उद्योगपतियों को ही लाभ पहुंचाएगी, इसमें हमारा लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए मजदूर जो थे वो कांग्रेस से छिटकने लगे, यानी दूर हटने लगे। कुछ मजदूरों ने सबने अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे गांधी जी के विचारों को कम वेतन व खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई से जोड़ दिया। तो कुल मिला के यही है कि महात्मा गांधी प्रयास करते रहे, लोग लगे रहे। सिविल नाफरमानी यानी कि सबने अवज्ञा आंदोलन में औरतों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बातें सुनने के लिए घरों से बाहर निकलती थीं और महिलाओं ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था, लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इस इजाफे का कोई मतलब नहीं था। औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह नहीं मिली। सबने अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं का मतलब होता है कि उनकी कमियां क्या हैं। तो इसमें कमी ये थी कि 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे लोग। कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातनियों से वो डरी हुई थी। महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता जो है यानी छुआछूत
को अगर हम ख़त्म नहीं करेंगे तो 100 साल तक भी हम स्वराज की स्थापना नहीं कर सकते। अछूतों को गांधी जी ने हरिजन बताया और उन्होंने अस्पृश्यता को पाप बताया, यानी पहले छुआछूत का ज़्यादा हिसाब किताब था, देश में लोग परेशान थे, तो अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया दलितों को और ये कहा कि हम दलितों के लिए आरक्षित सीटें चाहते हैं। 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, गांधी जी की राय मान ली गई और यानी कि जो अनुसूचित जात के लोग थे उनके लिए सीटें आवंटित कर दी गईं। भारत के कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया। मुस्लिम ज़्यादातर कभी अंग्रेज़ों के पक्ष में चले जाते थे, अगर वो उनसे अगर उनका सही संबंध नहीं रहता था तो हट जाते थे, कांग्रेस के साथ ठीक से नहीं जुड़ रहे थे। 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों के काफ़ी करीब दिखने लगी। जैसे जैसे हिंदू मुसलमानों के बीच संबंध और खराब होते गए और हर दंगे के साथ दोनों समुदायों के बीच फासला बढ़ता गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया। 1927 में ऐसा लगा कि एकता स्थापित हो जाएगी, मगर यह स्थापित नहीं हो सकी। मोहम्मद अली जिन्ना, उसने मुस्लिम लीग की स्थापना की और पाकिस्तान की मांग उन्होंने रख दी। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। सामूहिक अपनेपन का भाव अगले वीडियो में रखूँगा।